हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ी थी, नाभिक में द्रव्यमान क्षति पढ़ा था तथा ये भी देखा था कि उसके तुल्य कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान देखा था, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखी थी और बंधन ऊर्जा वक्र पढ़ा था कि जिनकी बंधन ऊर्जा कम होती है, जो हल्के होते हैं वो संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जैसे ड्यूटेरियम के नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक जिनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है वो टूटते हैं। हल्के नाभिकों में उनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है और नाभिक स्थायी हो जाता है। यही सब पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन होता क्या है, तो जब कोई भारी नाभिक जिसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है वो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिससे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। वही लिखा गया है कि एक भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि जो भारी नाभिक होता है, हर एक चीज को लिख लेते हैं, नोट्स रहेंगे आपके पास। भारी नाभिक में क्या होता है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। और हम जानते हैं प्रतिन्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा कम होगी वो नाभिक अस्थायी होगा। तो यहां पर जो नाभिक होगा वो स्थायी नहीं होगा। नाभिक कैसा होगा, अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी होगा। और नाभिक अगर अस्थायी होगा तो स्थायी करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो भारी नाभिक होता है हल्के नाभिकों में टूट जाता है। हल्के नाभिकों में टूट जाता है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा प्राप्त नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो कोई पूछे कि नाभिकीय विखंडन का कारण क्या होता है, तो जो यहां लिखा गया है ना, यही है कारण नाभिकीय विखंडन का, कि जो भारी नाभिक होता है उसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम रहती है उस केस में नाभिक स्थायी रहता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जिस नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा नाभिक स्थायी रहता है। सबसे ज्यादा किसकी थी, आयरन, ठीक है। और जो भारी नाभिक है जैसे यूरेनियम की बात करते हैं 7.46 के करीब होती है, तो ये ऊर्जा कम होती है आयरन से। तो ये नाभिक अपने आप को हल्के नाभिक में तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। तो वही लिखा गया, जब भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। इधर देखो क्या है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहां पर पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यूरेनियम 238 92 होता है, इस पर 0N1, ठीक है, एक न्यूट्रॉन की बमबारी की गई। बमबारी करेंगे तो कैसे टूटता है, देखो ये हल्के नाभिक में टूटता है तो बेरियम में टूट जाता है और साथ में यहां पर क्रिप्टॉन में टूटता है। यहां पर होता है 148 और यहां पर हो जाता है 38 होता है। ये 38 क्यों, 88, ये 36 होता है और ये 56 लिखा जाता है। याद होंगे इनके परमाणु क्रमांक, तो याद ही होंगे। और यहां पर 30N1, इसके साथ में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये होती है अभिक्रिया। मतलब अगर हम यूरेनियम 92-238 के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, ध्यान रखना यहां पर जो न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जाती है इनकी जो ऊर्जा होती है ग्रेटर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अधिक जो न्यूट्रॉन होते हैं वो जब इसके साथ गिरते हैं तो क्या करता है, ये पहले इन्हें अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद दो हल्के नाभिकों में ब्रेक हो जाता है और इनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये होता है, एक बी नंबर एग्जाम्पल देख लो, यूरेनियम 235 इसकी बमबारी इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जाए तो क्या बनेगा, देखो Ba, ये 56 और ये क्रिप्टॉन 36 तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 144 हो जाता है, ये 89 बन जाता है और यहां पर न्यूट्रॉन फिर से 3 ही निकलते हैं और साथ में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है।
ये अभिक्रियाएं होती हैं, याद रखना है। यहां पर भी ऊर्जा ग्रेटर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इस न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो जब कभी भारी नाभिक के ऊपर किसी न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जाती है तो वो क्या करता है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, जो नाभिक बनते हैं, इसकी वजह से वो स्थायी हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं इन्हीं में टूटे, इनके समस्थानिकों में भी टूट सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इनकी ऊर्जा कितनी है, जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भेजे जा रहे हैं। तो ये हो गया नाभिकीय विखंडन। विखंडन की परिभाषा क्या थी वो यहां समझ लिया, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं यहां पर समझ लिया। यहां पर एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है, वो याद रखना है, स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा के, कि नाभिकीय विखंडन में इसका कोई फार्मूला नहीं, अगर याद नहीं होगा तो इसे लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए याद रखना जरूरी है। नाभिकीय विखंडन में 1% वो 1% मतलब 0.1% द्रव्यमान ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। ये बहुविकल्पी में पूछा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि हम फार्मूला लगा के देखेंगे, डायरेक्ट बताएंगे कि नाभिकीय विखंडन में जो द्रव्यमान होता है वो 0.1% द्रव्यमान ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। ये हो गया नाभिकीय विखंडन, समझ आया। अब बात कर लेते हैं यहां पर एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में यहां पर बात लिखना चाहो तो यूरेनियम 235 का जब विघटन होता है तो 186 मिलियन, 0.3 भी होता है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, इतनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं हो गई, दोनों में से कोई एक लिख देना जो पेपर में आ जाए, याद रह जाए। यहां पर परिभाषा लिख देना और एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि इस विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसकी गणना कैसे की जा रही है। वैसे तो हम करेंगे गणना, जब हम पढ़ रहे होंगे न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे तो बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, देखो यहां पर यूरेनियम 235 लिख देते हैं पहले, 92 यूरेनियम 235 अभी जो लिखा गया था, इस पर 0N1 की बमबारी की जाती है तो क्या बनता है, तो बनता है यहां पर बेरिलियम बनता है, ये 56 बनता है 144, और यहां पर 36 क्रिप्टॉन 89 बनता है, और यहां पर 3 क्या हो गया 3 0N1, और साथ में यहां पर कुछ ऊर्जा निकलती जिसे हम क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्यों क्या है ऊर्जा है, कुछ ऊर्जा निकलती, इस ऊर्जा की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। इसमें जो दिया गया वो हम लिख देते हैं, क्या क्या दिया गया है, देखो यहां पर डाटा दिया गया है 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू दे रखी है 234.99 AMU, ये इसका द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.01 AMU दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल कर रहे हैं, बेरिलियम का क्या दिया गया है, तो बेरिलियम दे रखा है यहां पर 143.87 AMU, और अगला दिया गया है 36 में 88.90 AMU दिया गया है, ठीक है। अगेन यहां पर लिखा गया न्यूट्रॉन तो 1.01 रख लेंगे। कह रहे हैं इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, तो इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी बता दो, क्या दिक्कत है। यहां से देखो, यहां का पूरा द्रव्यमान लिखो, क्या लिखेंगे, तो MI इनिशियल जो द्रव्यमान होगा वो क्या लिखेंगे 234.99 प्लस 1.01 इतना लिखा जाएगा। M फाइनल क्या लिखेंगे, तो M फाइनल लिखेंगे तो लिखा जाएगा 143.87, ये हो गया, और प्लस 88.90, ठीक है, ये हो गया, और साथ में क्या लिख देंगे, तो 3 × 1.01 ये लिखा जाएगा। तो M फाइनल क्या बन जाएगा, यहां से देखो, तो M फाइनल को लिख देते हैं 143.87 और ऐड कर देते हैं 88.90, और यहां पर इसको हम ऐड कर देते हैं 3.03 से, तो ये बन जाएगा 235.8, ये बन जाएगा, और किस में आएगा, AMU में आएगा। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 234.99 और प्लस 1.01, ये बन जाएगा 236 AMU,
ये बनेगा। तो अगर ये वैल्यू लिखी गई, ये वैल्यू लिखी गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दो। यहां देखो मास ज्यादा, यहां पर मास कम है, तो ये मास ज्यादा, ये मास कम है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मास लॉस हुआ है, द्रव्यमान क्षति हुई है, और द्रव्यमान की अगर क्षति होगी तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहां से डेल्टा एम लिखो, क्या आएगा? तो डेल्टा एम बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 36, और इसमें से माइनस करवाओ, क्या बनेगा, 235.8, तो ये बनेगा 0.2, 235.8 में 0.2 बनेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, 0.2 बनेगा AMU। और हम जानते हैं 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी लिखी जाती है, तो यहां लिख दो, क्योंकि वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.2 इंटू 931.5 लिखना चाहो लिख लो, या डायरेक्ट लिख देते हैं, गुणा करा लो 931.5, या हाँ 0.5 लिख लो, तो ये बन जाएगा 186.3, यहां पर बन जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी कभी कोई रिएक्शन दे रखी हो और निकालना हो कि द्रव्यमान क्षति निकाल के उसके बाद गणना करनी हो हमें, तो गणना जब भी कर रहे होंगे तो पहले क्या लिखेंगे, अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान में कुछ क्षय हुआ, इसका मतलब ऊर्जा मुक्त होगी, तो ऊर्जा कितनी लिखी जा सकती है, द्रव्यमान की क्षति इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया क्या होंगी, आई थिंक ये दोनों समझ में आई होंगी, दोनों अभिक्रियाएं, और ऊर्जा कैसे निकाली जाती है यहां से पता चला होगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहां पर नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि एक न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम के ऊपर जाकर के गिरता है तो वो क्या करता है, बेरिलियम और क्रिप्टॉन बना लेता है। तो वही पॉइंट है कि मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, यहां से टारगेट किया गया एक न्यूट्रॉन को, इधर की तरफ जा रहा है 0N1, और ये गया इधर टकरा रहा है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से यूरेनियम के साथ। तो यूरेनियम दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, सपोज एक पार्ट इधर ब्रेक हो गया और एक पार्ट इधर ब्रेक हो गया, ये ऐसा ब्रेक हो गया। तो इधर बन गया, देखो ये क्या है, तो मान लेते हैं बेरियम है, और बेरियम इधर अलग कलर से लिख लेते हैं, और इधर जो बन रहा ये बेरियम हो गया, इधर बन गया क्रिप्टॉन। दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा, जब ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देगा। अब क्या होगा, यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक इधर चलेगा, एक इधर चलेगा, और एक इधर चलेगा, और इनके सामने फिर से आएंगे ये लोग, यहां पर यूरेनियम फिर से आएगा, तो यूरेनियम फिर से आएगा, तो ये भी ब्रेक होगा ऐसा, और ये इस तरह से ब्रेक होगा कुछ ऐसे, ठीक है। यहां पर भी सेम ऐसा, ये इधर की तरफ ब्रेक होगा और इधर की तरफ यहां ब्रेक होगा इस तरह से। यहां पर भी वही है, यहां पर कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, और यहां पर कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, होगा ऐसा। मतलब ये न्यूट्रॉन इनकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पर 0N1 था एक, 0N1 था एक, ये 0N1 था एक, 3 बनेंगे ना न्यूट्रॉन, और तीनों के तीनों अलग अलग नाभिक की तरफ अप्रोच करेंगे और उसे तोड़ देंगे। तो यहां पर बेरियम हो गया, यहां पर क्रिप्टॉन हो गया, यहां बेरियम, यहां पर क्रिप्टॉन, यहां बेरियम हो गया और यहां पर क्रिप्टॉन हो गया। अब फिर हम जानते हैं इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, ये दोनों के दोनों फिर से टूटे, तो टूटेंगे तो यहां पर 3 अलग अलग फिर से न्यूट्रॉन निकलेंगे, इस तरफ 3 अलग अलग न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो यहां से 3 अलग अलग न्यूट्रॉन, क्या यहां से 3 अलग न्यूट्रॉन नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, इधर की तरफ निकलेंगे, ये आगे की तरफ। यहां से भी 3 अलग अलग न्यूट्रॉन निकलेंगे इधर की तरफ, और एक न्यूट्रॉन इधर की तरफ निकलेगा। ये अलग अलग दिशाओं में न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई, 3 बने, 3 ने अलग 3 से कोलाइड किया, 3 तिया 9 बने। इसी तरह से आगे की तरफ लगातार अभिक्रिया बढ़ती चली जाएगी। तो वही परिभाषा लिखी जाती नाभिकीय विखंडन की वह श्रृंखला जो एक बार प्रारंभ होने के पश्चात स्वतः जारी रहती नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती। इस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया लिखते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया जो परमाणु बम में होती है वो अनियंत्रित होती है, और जो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर कराई जाती है वो नियंत्रित होती है। तो यहां पर नोट पॉइंट डाल के लिखना चाहे तो लिख लें, क्योंकि वो अपने सिलेबस के पार्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया नियंत्रित और अनियंत्रित कहां होती है। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया कहां देखने को मिलती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में। ये मिलती है नाभिकीय रिएक्टर में मिलती है, रिएक्टर में मिलती है। और दूसरी अगर बात करते हैं, पहला ये हो गया, दूसरी बात करें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया।
अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहां देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है परमाणु बम के अंदर। जो परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो अनियंत्रित होती है, और जो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर होती है वो नियंत्रित होती है। नियंत्रित कराने के लिए हम जानते हैं कैडमियम की छड़ों को क्या कर दिया जाता है, अंदर की तरफ भेज दिया जाता है, जिससे कम नाभिक उन न्यूट्रॉनों के संपर्क में आते हैं और अभिक्रिया मंद पड़ जाती है। वो अपने में डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल से समझ लिया कि कैसे गणना करेंगे, क्वेश्चन कैसे लगाना है। ये एग्जाम्पल हो गए, ये उसकी परिभाषा हो गई। अब इसके आगे बात कर देते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो जैसे नाभिक बड़ा नाभिक था, उसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम थी, वो छोटे छोटे नाभिकों में टूटा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ गई। तो वही अगर कोई छोटा नाभिक है, हल्का नाभिक है, उसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, तो वो क्या करेगा? नाभिकों के साथ संलयित होगा। संलयन होने के पश्चात भारी नाभिक का निर्माण करेगा। तो वही लिखा गया, वह अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर अपेक्षाकृत एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यहां पर बात करते हैं हल्के नाभिक। हल्के नाभिक, हल्के नाभिकों की खास बात, हल्के नाभिकों की खास बात होती है कि इनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हिंदी में लिख लो पूरा, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कम होती है, कम होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होगी तो क्या होंगे? जो ये नाभिक होंगे वो कैसे होंगे? अस्थायी होंगे, अस्थायी होंगे। और नाभिक अस्थायी होंगे तो हल्के नाभिक क्या करते हैं? आपस में ही, आपस में ही संयुक्त होकर, संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जिससे, जिससे बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, और नाभिक स्थायी हो जाता है, और नाभिक स्थायी हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो कोई पूछे नाभिकीय संलयन का कारण, तो कारण ये बताएंगे, अलग से लिख दिया है। यहां पर पूछा जाए नाभिकीय विखंडन का कारण, तो नाभिकीय विखंडन का कारण ये लिखा गया है, लिख देना। नाभिकीय संलयन का कारण यहां लिख दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां तो ठीक है, नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, नाभिक हल्का था, आपस में संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण कर रहा है। तो उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों को पता है कि नाभिकीय जो संलयन होता है, सूर्य में ऊर्जा जो मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो याद होगा सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है उसी से तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो वहां पर क्या होते हैं? ड्यूटेरियम के नाभिक कंबाइन होते हैं। 1s2, 1s2 को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम। ये है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, जिसमें D2O लिखते भारी जल लिखा जाता है। ये कंबाइन होते बनाते हैं 1h3, साथ में बनता है यहां पर 1h1 बनता है, और यहां पर निकलता है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और दूसरा यहां पर ये जो 1h3 है ये फर्दर कंबाइन होता है 1h2 के साथ, और बनाता क्या है? 2He4 बनाता है, साथ में 0N1, एक न्यूट्रॉन निकलता है, और यहां पर जो ऊर्जा निकलती 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये होता है ट्राइट्रियम, ये ट्राइट्रियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है, ये प्रोट्रियम होता है, हाइड्रोजन जो जिसे सिंपल हाइड्रोजन कहते हैं। तो दो ड्यूटेरियम के नाभिक कंबाइन होते हैं, दो ड्यूटेरियम के नाभिक कंबाइन होंगे 1s3 बनाएंगे। ये 1s3 अगले ड्यूटेरियम के नाभिक के साथ कंबाइन होकर के 2He4 बनाता है, और हम जानते हैं इसकी जो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है? वो इन दोनों से तो बिल्कुल ज्यादा होती, 1h1 और 1h2 से ज्यादा होती है। तो ये अधिक स्थायी नाभिक है, अधिक, अधिक स्थायी नाभिक,
स्थायी नाभिक है। और अगर अधिक स्थायी नाभिक बनेगा तो बिल्कुल अभिक्रिया होगी, होगी क्यों नहीं, ठीक है। तो ये नाभिकीय संलयन हो गया, एग्जाम्पल हो गए। नाभिकीय संलयन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसका कारण क्या होता है, यहां पर देख लिया। अब इसके बाद यहां पर कुछ डिस्कशन करते हैं। यहां पर एक पॉइंट लिखना चाहो लिख लो शॉर्टकट के लिए, कि जब भी कभी बताना हो कि नाभिकीय संलयन स्टार लगा के लिखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन में 0.7% द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यह पॉइंट याद रखना, अलग से नोटबुक में लिख लेना। परिवर्तित होता है, मतलब वहां 0.1 होता है और यहां पर 0.7% जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित हो जाता है नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा अलग, ठीक है। तो यहां पर 0.7% ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वहां 0.1% ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वहां भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं, यहां हल्के नाभिक आपस में संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। वहां उस अभिक्रिया को शुरू होने के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, यहां पर इसे शुरू होने के लिए किसी न्यूट्रॉन या ऊर्जावान न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोनों में अंतर आ जाए तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नाभिकीय संलयन हो गया। नाभिकीय संलयन के साथ कैसे डील कर सकते हैं आई थिंक पता चला होगा। और यहां पर इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसकी क्रिया कहां होती है, तो सूर्य में ऊर्जा, लिख लो यहां पर सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये नाभिकीय संलयन हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर नाभिकीय संलयन के बारे में बात कर लिया गया। उसके आगे इसके आगे अगर यहां पर लिखना चाहें तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं, एक एग्जांपल से इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर नाभिकीय संलयन हो रहा होगा तो उस केस में ऊर्जा कैसे निकालेंगे। यहां पर देखो अभी हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया था। यहां पर देखो इधर जो दिया गया, यहां पर पूरा सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो यहां सॉल्व किया था तो कैसे निकाला था, पहले का द्रव्यमान बाद के द्रव्यमान के बराबर था, उस केस में ऐसा लिख दिया था। और अगर यहां पर निकाला जाए, इधर यहां पर हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या है, यही एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल है 1H2 प्लस 1H2 गिव्स आउट, क्या बनेगा 1H3 प्लस 1H1 प्लस यहां पर ऊर्जा मुक्त होगी, मान लेते हैं कि ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इनके द्रव्यमान रख दो, ये m हो गया, ये m हो गया। 1H2 का द्रव्यमान है, 1H2 का द्रव्यमान है, और यहां पर ये m रख देना, H3 का द्रव्यमान है, और हाइड्रोजन का यहां पर द्रव्यमान रख देना। जो भी डाटा दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, दोनों को माइनस करवा देंगे, ये क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा m निकल के आएगा। और डेल्टा m इंटू में क्या लिख देते हैं 931.5, और ये निकल के आ जाएगा हमारे पास Q का मान, जो भी ये ऊर्जा मुक्त हो रही होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि मुक्त हुई ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी। कुछ पॉइंट्स यहां पर है, नाभिकीय संलयन में इतना याद रखेंगे, बाकी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रॉपर। वैसे पता तो चल ही गया कैसे करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर लिखे गए थे, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं उनका। डिस्कशन ये है कि क्रांतिक आकार क्या होता है और क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है। वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर नाभिकीय विखंडन, ये ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, विखंडन से रिलेटेड है। यहां लिख देते हैं ये किससे संबंधित है, नाभिकीय विखंडन से संबंधित है, नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। नाभिकीय विखंडन जब हो रहा होगा किसी भारी नाभिक का हल्के नाभिक के अंदर, तो वो टूटता चला जाएगा, उसका आकार छोटा होता चला जाएगा। तो कितना छोटा हो जाए, मतलब कब तक उसमें नाभिकीय विखंडन हो सकता है, या कब तक किस द्रव्यमान तक उसमें नाभिकीय विखंडन हो सकता है, उसी के लिए टर्म डिफाइन किया जाता है। कह रहे हैं कि क्रांतिक आकार और क्रांतिक द्रव्यमान देखो क्या होते हैं, वह न्यूनतम आकार जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अभी देखो यहां श्रृंखला अभिक्रिया लिखी है, कहां चला गया ये श्रृंखला अभिक्रिया, ये देखो लिखी है श्रृंखला अभिक्रिया। देखा क्या होती है, इस श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है आकार की, उसे हम क्रांतिक आकार कहते हैं, और जिस द्रव्यमान की आवश्यकता होती है उसे हम
क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, और जिस आयतन की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है क्रांतिक आयतन। क्रांतिक आयतन, ठीक है। तो यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं किसी विखंडनीय पदार्थ, किसी विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम आकार, वह न्यूनतम आकार जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं क्रांतिक आकार। क्रांतिक आकार कहा जाता है। आई थिंक याद रहेगा। तो किसी विखंडनीय पदार्थ जो विघटित हो रहा है, तो किसी विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम आकार जो श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रख सकता है उसे हम कहते हैं क्रांतिक आकार, और जो द्रव्यमान होता है उस समय उसको हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान, जो आयतन होता है उसे क्रांतिक आयतन कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बचे रह गए थे नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित, जिनको हम लोगों ने आज देख लिया कि क्या होते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। इसी के साथ में ये जो हमारा चल रहा था नाभिकीय ऊर्जा, जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आया था 2023 में भी, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें जो फार्मूले लिखते हैं, फार्मूले ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले का द्रव्यमान बाद के द्रव्यमान का अंतर ले लो, जो भी द्रव्यमान का अंतर होगा उसके तुल्य ऊर्जा निकलेगी। एएमयू में दिया तो 931.5 से मल्टीप्लाई करा लो, नहीं कराना तो सीधे 931 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर निकाल लो, याद रहेगा। इस क्लास के साथ में इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाती है। आगे की क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद हम लोग अर्धचालक के बारे में देखेंगे। अर्धचालक में अब की बार हमारे पास डायोड ही है, अगली बार डायोड के साथ साथ में ट्रांजिस्टर भी था, तो ट्रांजिस्टर इस बार नहीं, डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सब के बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए अब तक जितनी क्लास हुई उनको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।